हाँ तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज फ्रैक्शन और रेशो के बारे में। हम जानेंगे कि परसेंटेज फ्रैक्शन और रेशो में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है, किस आइडियल कंडीशन के लिए फ्रैक्शन लिखे जाते हैं। आपने अगर इन तीनों में से किसी किसी एक को मैथ में इंट्रोड्यूस किया गया होगा तो सबसे पहले किसको इंट्रोड्यूस किया गया होगा, क्यों हम किसी फ्रैक्शन को जब परसेंट में कन्वर्ट करते हैं क्यों 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेशो की अपनी एक अहमियत जानेंगे कि रेशो की कितनी अपने आप में इंपॉर्टेंस है, क्यों हम अर्थमेटिक के 90% पोर्शन को रेशो के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं फ्रैक्शन से और फिर हम इन तीनों में देखेंगे डिफरेंस है क्या, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फ्रैक्शन होता क्या है और किन आइडियल कंडीशन के लिए फ्रैक्शन क्रिएट होते हैं। तो फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। फ्रैक्शन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन किसी होल के, अगर किसी होल के किसी पार्ट के किसी होल के किसी पार्ट के बारे में बात करें तब क्रिएट होते हैं फ्रैक्शन। समझते हैं एक एग्जांपल से। होल का मतलब यहाँ पे कंप्लीट है, मतलब अगर किसी एक कंप्लीट चीज से कंप्लीट चीज के किसी पोर्शन की बात करें तब क्रिएट होते हैं फ्रैक्शन। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान के चलो ये एक सर्किल है, मान के चलो ये एक सर्किल है, ठीक है, अपने आप में ये पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अगर मैं इस सर्किल को कुछ पार्टों में डिवाइड कर दूं, कुछ इस तरीके से, मैंने इस सर्किल को इस तरीके से 8 पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब जब ये इस होल को आप डिवाइड कर रहे होते हो तो एक कंडीशन बिल्कुल नेसेसरी होती है फ्रैक्शन लिखते समय। जब इस होल को, ये होल क्या था, सर्किल अपने आप में क्या था, एक वन था, पूरा सर्किल है मतलब एक सर्किल है। जब आप इस होल को कुछ पार्टों में डिवाइड कर रहे होते हो तो उस कंडीशन में आपको ध्यान ये रखना होता है कि ऑल दीज पार्ट्स शुड बी इक्वल, कि ये सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अगर होल को आपने इक्वल पार्टों में डिवाइड किया है तब उस कंडीशन में केवल आप फ्रैक्शन क्रिएट कर सकते हो, अनइक्वल पार्ट के लिए फ्रैक्शन नहीं लिखे जाते हैं। अब फ्रैक्शन क्रिएट कैसे होते हैं जानते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इस सर्किल के तीन तीन इस तरीके से तीन पार्टों को शेडिड कर दूं और मुझे इंफॉर्मेशन आपको मैथमेटिकली या लिखनी हो या किसी को बतानी हो कि इस सर्किल का कितना पार्ट शेडिड है, अगर आपको ये बताना है कि कितना पार्ट शेडिड है तब आप किस तरीके से इसको मैथमेटिकली लिखोगे या किसी को बताओगे। अब देखो इस कंडीशन में जब हम होल की बात ना करके उसके कुछ पार्ट की बात करते हैं उस कंडीशन में होते हैं फ्रैक्शन क्रिएट। अब हम इस होल की बात ना करके इसके तीन पार्ट की बात कर रहे हैं, होल की बात ना करके उसके कुछ पार्ट की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्रिएट होंगे फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन बनता, कैसे। अब इस होल को आपने कितने टोटल पार्टों में डिवाइड किया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो इस होल को आपने टोटल 8 पार्टों में डिवाइड किया है, वो इस लाइन के आएगा नीचे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस लाइन के नीचे जो आएगा वो आएगी टोटल वैल्यू। होल को कितने टोटल पार्टों में डिवाइड किया है तो इसके नीचे जो आएगी वो वैल्यू आएगी। अब किस चीज की आप बात कर रहे हो, अगर आप शेडिड पोर्शन की बात कर रहे हो तो शेडिड कितना किया आपने, 8 पार्ट में से 3 शेडिड किया है, वो आएगी इसके ऊपर इस तरीके से। ये ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। बात समझ में आई आपको। कहने का मतलब ये है कि ये हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब 3/8। तो आप इसको मैथमेटिकली ये कह सकते हो कि इस सर्किल के 3/8 पार्ट को आपने क्या किया हुआ, शेडिड। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका 3/8 पार्ट तो शेडिड है, अगर आपको अनशेडिड पोर्शन निकालना है, अगर आपको अनशेडिड पोर्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखो कंप्लीट ये सर्किल एक था, एक, अगर एक में से इस कंप्लीट सर्किल में से अगर मैं शेडिड पोर्शन कितना है 3/8, अगर मैं इस 3/8 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या, अगर मैं इस कंप्लीट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या अनशेडिड पोर्शन नहीं आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो मैं इस कंप्लीट एक में से शेडिड पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा अनशेडिड पार्ट। तो 8 बन जाए 8 और 8 में से 3 जाएगा 5, मतलब 5/8। ठीक है, तो अनशेडिड पोर्शन कितना हो गया, 5/8।
तो आप मैथमेटिकली ये कह सकते हो कि इसका 3 बाई इस सर्किल का 3/8 पार्ट साइडेड है और अनसाइडेड पार्ट है 5/8। अगर मैं अब ये फ्रैक्शन किस तरीके से क्रिएट होते हैं और किन आइडियल कंडीशन में क्रिएट होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो फ्रैक्शन को पढ़ने का तरीका। अगर मैं बोलता हूं आपने किसी वर्क का, अब फ्रैक्शन समझ में आ गया कि फ्रैक्शन की जो नीचे होती है डिनोमिनेटर में वो टोटल वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मैं एक फ्रैक्शन को आपको पढ़ के बताऊं कि किस तरीके से फ्रैक्शन को पढ़ना है, मान के चलो आपने किसी काम का 3/20 वर्क कंप्लीट कर लिया, तो इसको कैसे पढ़ना है, इस फ्रैक्शन को कैसे पढ़ना है। नीचे मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में होती है टोटल वैल्यू, कि अगर कोई काम 20 था, मतलब 20 यूनिट था, तो 3 यूनिट उसमें से आपने काम कर लिया। मतलब आपको 20 चेयर बनानी थी तो 3 चेयर बना ली, तो रिमेनिंग चेयर कितना हुई, रिमेनिंग चेयर अगर आपको ये लिखना है कि रिमेनिंग वर्क कितना है, तो 20 में से अगर 3 यूनिट आपने काम कर लिया तो 17 यूनिट बचा ऑफ 20, तो ये आपका रिमेनिंग वर्क हो गया और ये वर्क डन हो गया जो आपने काम कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। अब आते हैं परसेंटेज। परसेंटेज है क्या, फ्रैक्शन किन आइडियल कंडीशन के लिए क्रिएट हो रहे हैं, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब परसेंटेज होती क्या है, जैसे कि परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, ठीक है। पर का मतलब होता है प्रत्येक और सेंट का मतलब होता है 100। पर 100 पे किसी चीज की कैलकुलेशन परसेंटेज कहलाता है। पर 100 पे किसी चीज की कैलकुलेशन परसेंटेज कहलाता है। समझते हैं कैसे। अभी अभी जो हमने इस होल को टोटल 8 पार्टों में डिवाइड किया था। अभी जो हमने इस होल को टोटल 8 पार्टों में डिवाइड किया था, तो अभी हमने कैलकुलेशन की है पर 8 पे। पर 8 में से 3 साइडेड है। देखो अगर मैं कहूं कि इस किसी सर्किल का 3/8 पार्ट साइडेड है, इसका मतलब यह है कि 8 में से 3 साइडेड है। मुझे कैलकुलेशन 8 पे ना करके अगर मैं कैलकुलेशन 100 पे करूं, तो तब जो आंसर आएगा सीधे किसमें आएगा, परसेंटेज में। अब आप ये सोचो, इस टोटल जो डिनोमिनेटर में होती है वो टोटल वैल्यू होती है, इस 8 में मैं किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि 100 बन जाए। तो 8 को अगर मैं 12.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा, 100। क्योंकि 12 अट्ठे 96 और 5 अट्ठे 40, 4.0 मतलब 96 और 4.0 मतलब 100, ठीक है। अगर मैं डिनोमिनेटर को 12.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो सेम न्यूमरेटर को भी मुझे 7 नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12.5। रीजन समझते हैं क्यों। देखो अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करूंगा, 7 नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करूंगा, तब ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 1। और 1 से किसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मैथ में आप फॉर्म चेंज कर सकते हो, वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे इस फ्रैक्शन की वैल्यू इफेक्ट नहीं हो रही, केवल मैं फॉर्म चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा हूं, पर 100 पे। अगर मैं 8 का 12.5 टाइम्स करूंगा तो डिनोमिनेटर बनेगा 100। इसी तरीका से 12.5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 3 36 और 5 3 15, 36 और 1.5 37.5। अब मैंने कैलकुलेशन कर ली पर 100। देखो इसमें और इसमें बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं ये बोलूं कि इस सर्किल का 3/8 पार्ट साइडेड है, या ये बोलूं 37.5 अपॉन 100 पार्ट साइडेड है। अब मैंने जो कैलकुलेशन करी, इस फ्रैक्शन को पढ़ते हैं कि अगर टोटल पार्ट, देखो डिनोमिनेटर मैंने बताया था टोटल वैल्यू होती है, अगर टोटल पार्ट 100 है, टोटल पार्ट 100 है तो 100 में कितने साइडेड है, 37.5। और पर 100 पे कैलकुलेशन सीधे किस में आती है, परसेंटेज में, ठीक है। तो इसका मतलब 37.5% पार्ट ऑफ दिस सर्किल इज सैडेड। बात समझ में आ गई आपको इतनी। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि हमने तो अभी तक ये पढ़ा है कि फ्रैक्शन को जब हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अब 100 की मल्टीप्लाई करते क्यों। अगर आप मेंटली, अगर आप डिनोमिनेटर को सीधे 100 कोई नंबर सोच पा रहे हो, डिनोमिनेटर को सीधे 100 बना पा रहे हो, तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, वरना आप सीधे 100 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझते हैं कैसे। देखो लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। इस सर्किल का कितना पार्ट साइडेड था, ये सर्किल क्या था, अपने आप में कंप्लीट एक था। मतलब एक सर्किल का कितना, इस एक पूरे एक का 5/8 साइडेड था। सिंपल यूनिटरी मेथड। अगर एक का 5/8, अगर एक का 5/8 है तो 100 का कितना होगा, इंटू 100, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी फ्रैक्शन को 100 पे किसी चीज की कैलकुलेशन किस में आएगी, परसेंटेज में। और 100 पे किसी चीज की कैलकुलेशन किस में आती है, परसेंटेज में। इसलिए हम किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वरना आप अगर सीधे डायरेक्टली ऐसे सोच पा रहे हो
कि आप उस पर 100 पे कैलकुलेशन कर दे रहे हो, तो पर 100 पे जो आंसर आएगा सीधे किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब समझते हैं हम रेशो की जरूरत क्या हुई, कि रेशो की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब अगर आप किसी से मान के चलो ये सर्किल था, आपने कहा कि इस सर्किल का 3/8 पार्ट साइडेड है। आपने किसी को बताया कि आपने किसी काम का 3/8 कंप्लीट कर लिया या 37.5% काम कंप्लीट कर लिया, तो यहां से जो इंफॉर्मेशन दूसरे को कन्वे हो रही है ना, वो इंफॉर्मेशन ये जा रही है कि केवल जो काम किया है कि कितना काम किया है, यहां से ये इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है कितना काम नहीं किया है। अगर फ्रैक्शन या परसेंटेज से जो आप इंफॉर्मेशन देते हो, तो वहां से केवल एक सिंगल इंफॉर्मेशन जाती है। मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो आपने किसी काम का 5/8 काम कर लिया, 5/8 काम कर लिया। इसका मतलब क्या है कि आपने केवल वो इंफॉर्मेशन दी जो काम हुआ है, जितना काम रिमेनिंग बचा है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, तो अगर हमें इंफॉर्मेशन जब दो या दो से अधिक की देनी होती है, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं रेशो। समझते हैं एक एग्जांपल से कैसे। ठीक है, इसी सर्किल से समझते हैं। ठीक है, अब इस सर्किल का आपने कितना पार्ट साइडेड किया था, साइडेड पार्ट जो था वो 3/8। अगर इस सर्किल का 3/8 पार्ट साइडेड है, तो अनसाइडेड पार्ट कितना, अनसाइडेड पार्ट कितना रहा होगा। अगर 8 में से 3 साइडेड है, तो अनसाइडेड पार्ट कितना रहा होगा, 5/8। ठीक है, अब किसी होल के टोटल वैल्यू तो हमेशा सेम होने वाली है, टोटल वैल्यू तो हमेशा सेम होने वाली है। उस कंडीशन में हम इनका रेशियो लेते हैं। हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अगर हमें ये अगर हम ऐसे बोलेंगे 3/8 पार्ट इसका साइडेड है, तो अनसाइडेड पार्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर अनसाइडेड और साइडेड दोनों की इन्फॉर्मेशन एक साथ देनी है, तो आपको लेना पड़ेगा रेशियो अनसाइडेड से साइडेड पार्ट का। ठीक है, जब आप रेशियो लोगे, साइडेड पार्ट 3/8 है तो अनसाइडेड पार्ट 5/8 होगा। ये टोटल वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है, तो ये कट जाएगी। तो अनसाइडेड से साइडेड पार्ट का रेशियो क्या होगा, 5:3। अगर आप किसी को अगर आप अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने इस सर्किल का 3/8 एक सिंगल सेंटेंस में 3/8 पार्ट साइडेड किया है, तो आप इसमें ये इंफॉर्मेशन दूसरे को खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितना पार्ट अनसाइडेड है। लेकिन अगर आपने ये बोला है कि मैंने इस सर्किल को अनसाइडेड से साइडेड का रेशो जो है वो 5:3 है, तो यहां से दोनों इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है, कौन सी, अनसाइडेड पार्ट की भी और साइडेड पार्ट की भी। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेशो जो होता है ना, रेशो दो या दो से अधिक की अगर इंफॉर्मेशन एक साथ देनी होती है, तो आपको क्या यूज करते हो, रेशो। रेशो से दो से अधिक की इंफॉर्मेशन एक साथ दे सकते हो। अब इस रेशो से आप फ्रैक्शन क्रिएट कर सकते हो कैसे, देखो। अगर किसी चीज का अनसाइडेड पार्ट 5 है और साइडेड पार्ट 3 है, तो टोटल को अगर अनसाइडेड और साइडेड में डिवाइड किया गया है, तो टोटल वैल्यू कितनी है, 5 और 3 8। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है, 8 में से अनसाइडेड कितना, 5। तो कहने का मतलब 5/8 पार्ट अनसाइडेड है। तो आप रेशो से फ्रैक्शन क्रिएट कर सकते हो। एक एग्जांपल की और दोबारा समझाता हूं कि एक्चुअल में रेशो का क्या फायदा है। मान के चलो आपने किसी चीज को तीन पर्सन एबीसी में डिवाइड किया, किसी रेशो में डिवाइड किया, कि इस तरीके से आपने बोला 1:2:3। इस रेशो में आपने किसी भी चीज को एबीसी में किसी चीज को इन एबीसी में 1:2:3 में डिवाइड किया। अब इसका मतलब क्या है, देखो कोई अपनी चीज अपने आप में कंप्लीट रही होगी। अगर उसमें से एक यूनिट ए को दिया है, तो बी यूनिट 2 को और सी को बी यूनिट बी को 2 यूनिट और सी को 3 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या कि टोटल इनके पास आया कितना, तीनों के पास, इस 1 और 2 3 है, 3 और 3 6। मतलब इस होल को, जो भी होल चीज थी, कुछ भी चीज हो सकती है, उसके टोटल 6 पार्ट किए गए, टोटल 6 पार्ट किए गए। उस 6 में से ए को कितना मिला, 1/6। मतलब ए को जो मिला कितना मिला, 1/6। इसे बी को कितना मिला, 2/6। इसी तरीका से सी को कितना मिला, 3/6। ओके, आपको बात समझ में आ गई। तो आप यहां से सीधे इस रेशो से, इतनी सिंगल इंफॉर्मेशन से आप इन तीनों के फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, किसको कितना पार्ट मिल रहा है। अगर आपको किसी चीज की ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि इसको इतना फ्रैक्शन मिल रहा है, तो उसे परसेंटेज भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेशो होता है ना, वो जब इंफॉर्मेशन आपको दो या दो से अधिक की कन्वे करनी होती है, उस कंडीशन में यूज करते हैं रेशो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो
पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।